जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की एसएसटी, जिसमें से हम हमारा चल रहा था यूनिट 1 हिस्ट्री क्लास 9th एनसीईआरटीज़। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, हमने चैनल पे अपलोड कर दी है और प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे क्या हो आपको समस्या ना हो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट क्लास करते हैं। तो आज सब स्टार्ट करने वाले चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ उसको समझेंगे। मतलब कि यूरोप में समाजवाद को हम पढ़ने वाले हैं कि समाजवाद होता क्या उसको हम समझेंगे। ठीक है, समाजवाद से संबंधित जितनी भी विचारधाराएं थी उनको हम समझेंगे। और समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर क्या होता है उसको हमें इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे क्या हो आपको चैप्टर समझ में आ जाए। जिससे क्या हो कनेक्शन इसके अंदर आपको जो कनेक्शन होता है समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य, उसको समझ में आ जाएगा, अंतर भी आपको समझने आ जाएगा। तो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसका मतलब क्या है देखो। हम एक ऐसे समाज की बात करने वाले हैं, एक ऐसे सोशल या ऐसी सोसाइटी की बात करने वाले हैं जहाँ पर पहले क्या था। आपको पता होगा 1850 के बाद लगभग पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके औद्योगिकरण स्टार्ट होता था। औद्योगिकरण क्या होता है, मतलब क्या होता है, आफ्टर द 1850s यूरोप स्टार्ट गेटिंग दी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब ये है, यहाँ पे समाजवाद की भी बात करने वाला हूँ। समाजवाद का मतलब यहाँ पर क्या है, समाजवाद का कहने का मतलब हमारे यहाँ पर है कि समाजवाद नहीं, पूंजी औद्योगिक औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं। औद्योगिक क्रांति का देखो, क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है एक ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जो लोगों की पूरी तरीके से ज़िंदगी बदले। चाहे मैं सोशल लाइफ की बात करूँ, चाहे मैं इकोनॉमिक लाइफ की बात करूँ, चाहे मैं पॉलिटिकल लाइफ की बात करूँ। सोशल लाइफ मतलब कि समाज पूरी तरीके से बदल जाए। ठीक है। और पॉलिटिकल मतलब कि उनको पॉलिटिकल मतलब कि उनको अधिकार मिल जाए। जैसे पहले क्या होता था यूरोप में, लोगों को उतने अधिकार नहीं थे। राजा और अगर हम फ्रांस का ही उदाहरण लेके देखें तो फ्रांस जो था 3 भागों में फ्रांस का समाज था, जो क्लास जो थी फ्रांस की सोशल क्लास थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी या 3 भागों में वर्गीकृत थी। इसमें आपको प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे उनको मिले हुए थे, उनको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्ड क्लास को सारे सारे के टैक्सेस उन्हीं को देना पड़ता था। मतलब कि सारा का सारा बर्डन जो था वो थर्ड क्लास के ऊपर था। यूरोप जो था आपका, यूरोप में फ्रांस जो था वो 3 भागों में बांट सकते हैं समाज को। पहला समाज था प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। इसमें से प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं थी, किसी भी तरह का कर देने की जरूरत नहीं होती थी। और तीसरे वर्ग को क्या को पूरे के पूरे फ्रांस की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, चाहे वो कर के रूप में हो। और उनको किसी भी तरीके का राजनीतिक अधिकार नहीं था। राजनीतिक अधिकार मतलब को वो वोट नहीं डाल सकते थे। साथ साथ उनको सारे के सारे टाइल जो कल कर जो आपको मैंने बताए थे, वो भी किसको देने पड़ते थे, मात्र तृतीय वर्ग को। अगर नहीं देखी है आपने तो जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल दिया है। तो यूरोप का जो यूरोप इसी तरीके से पूरा का पूरा यूरोप जो था, फ्रांस भी था यूरोप का ही भाग है। यूरोप में क्या था, क्या कहते हैं, पहले राजाओं की चला करती थी। वहाँ पे क्या था, साम्राज्यवाद था। साम्राज्यवाद मतलब कि राजा और उसकी शासन, मतलब कि किंग एंड इट्स रूल। मतलब कि राजा का चला करता था। राजा किसकी माना करता था, राजा माना करता था धार्मिक लोगों की, क्या बोल सकते हो, रिलीजियस पीपल्स की। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता था, पोप का। पोप बोल सकते हैं या पुजारी बोल सकते हैं, पादरी बोल सकते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, प्राचीन भारत के अंदर आप जाओगे
तो जो पुजारी हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? कहा जाता है कि जब राजा युद्ध लड़ने जाता था या फिर राजा समस्या में होता था, तो इसी ब्राह्मण द्वारा, ये जो ब्राह्मण जो हुआ करते थे, इनकी सहायता से यज्ञ कराया करते थे, जिससे क्या हो, अगर वो राजा चाहते थे वो उनको मिल जाए। एक तरीके से देखा जाए तो भारत के अंदर अगर मैं भारत की बात कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे, तो ब्राह्मण की स्थिति बहुत अच्छी थी। कहा जाता था कि प्राचीन भारत था, जो एंशिएंट इंडिया था, पुराना भारत जो था, वो 4 भागों में बँटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मणों को काम होता था पढ़ाई-लिखाई करना, क्षत्रिय का काम समाज की रक्षा करना, या राजा वर्ग क्षत्रिय वर्ग से आते थे। वैश्य का काम था व्यापार करना, व्यापार वाणिज्य करना, ट्रेड एंड करना, और शूद्र वैश्य का काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना या निचले काम करना। जिसमें से ब्राह्मणों को बहुत बड़ा स्थान था, ब्राह्मणों की चला करती थी। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए, यूरोप के अंदर जो पोप थे, पुजारी थे, जो चर्च के पोप थे, उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो धीरे धीरे करके क्या क्या हुआ, राजा राजा का शासन खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, यूरोप में, और लोगों ने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। यूरोप में एक काल आता है, आपको अगर पढ़ा हो तो, उसको बोलते हैं अंधकार काल। अंधकार, डार्क एज बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ करता था, अगर यूरोप में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान राजा के खिलाफ या पोप के खिलाफ बोलता था, तो उसको मरवा दिया करते थे। या कहा जा सकता है कि जो ये भी कहा जाता है कि इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी, पोप की या पुजारी की या पादरी की, ये क्या करते थे यूरोप के अंदर, अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति ने गुनाह करा है, तो पोप क्या कहता था कि आप हमें कुछ पैसे दे दिए, हम आपका पाप धुलवा दिया देंगे भगवान से बात करके। कहने का मतलब ये था, ये कहते थे कि समाज में सफाई का जिम्मेदारी हमारे पास है, और भगवान हमारे जिम में रहते हैं, हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत सारी क्या कहती रूढ़िवादिता थी, अंधकार था, शिक्षा नहीं थी, उनको पता नहीं था क्या सही है क्या नहीं सही है। लोगों को धार्मिक चश्मा पहना दिया करते थे। ठीक है, आज भी अगर आपने देखा हो कि भारत में भी वैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग, बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अंधविश्वास वाली चीज़ें भी होती हैं। अंधविश्वास वाली चीज़ों का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने देखा हो कि यदि आप कभी गए हो पुजारी के पास, पंडित के पास, तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और लोग डर जाते हैं और उनको कर लेते हैं। आपको पितृदोष हो गया, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मजबूरन लोग डर के मारे वो काम करते भी हैं। और उस टाइम पे तो, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो 1200 या 1100 ईस्वी की मैं बात करने वाला हूँ, यूरोप की। जहाँ पर क्या था, अंधकार का हाल था। अंधकार मतलब कि लोगों के पास किसी भी तरह की शिक्षा का अभाव नहीं था। और धीरे धीरे करके, जो यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके जो पोप की स्थिति मजबूत हो गई। पोप की स्थिति मजबूत की होगी, जो पोप हुआ करता था राजा का करीबी हुआ करता था, और कहा जाता है कि राजा के अच्छे और बुरे कामों में पोप साथ दिया करता था। अगर यदि कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल पोप के खिलाफ बोला करता था, तो उसको मार दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके एक समय ऐसा ऐसा आया कि लोगों ने यूरोप के अंदर भी 1500 सोलहवीं या 17वीं सदी तक आते आते लोगों ने राजा के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। और किसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया? पोप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उसने बोला क्यों? धीरे धीरे करके लोग शिक्षित होने लगे थे। ठीक है, अगर आपने देखा हो पुनर्जागरण आता है इटली के अंदर। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब समझ पा रहे? पुनर्जागरण का मतलब ये है कि इटली का शहर था रेनेसा, वहाँ पर क्या होता है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। मतलब कि लोग पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करके लोगों की आंखें खुल जाती है, और इटली बहुत आगे बढ़ जाता है। इटली भी कहाँ है, एक तरीके से यूरोप में ही है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ये पूरा का पूरा पुनर्जागरण धीरे धीरे करके इसकी जो लपटें थी, वो पूरे पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। लोग पढ़ने लिखना, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कर देते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होता है, यूरोप जो था, जो अंधविश्वास से भरा हुआ था, उनकी आंखें खुलती है। बहुत सारे लोग शिक्षित हो जाते हैं। फिर उनको जानते हैं कि जो पोप कहा करते थे, जो हमसे काम कराया करते थे धर्म के नाम पे, वो भी गलत थे। जो हमसे कर्म कांड कराया करते थे, जो भी रिचुअल्स कराया करते थे, ये सही नहीं है।
ठीक है, पोप ने बोल दिया वो मानना पड़ता था, कहा जाता था। तो लोग राजा से भी परेशान हो गए थे, राजा से क्यों परेशान हो गए थे यूरोप के लोग, कि बहुत जो यूरोप में राजा थे वो क्या करते थे, आए दिन अन्य राज्यों से लड़ा करते थे, मतलब अदर स्टेट से लड़ा करते थे। क्यों? वो चाह ये स्टेट चाहते थे कि जितना हो सके उनके पास भूमि मिल जाए। उनको भूमि मिलेगी तो वहाँ के क्या होगा, वहाँ के संसाधन थे, पैसा था, वहाँ के लोगों पर कब्जा कर ले और उनको अच्छे तरीके से यूज़ करे और अपने देश का विकास करे पैसा हड़पे। तो राजा क्या करता था, जितना उसके पास ज़मीन होगी उससे ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकता था। तो आए दिन राजा वो थे युद्धों में लगे रहते थे, जिससे क्या हुआ, राजा का ध्यान लोगों पर कम जाता था और लोगों की समस्याएं बढ़ गई, वहाँ पे बेरोजगारी आई। अब राजा था, एकमात्र वहाँ का स्वामी कौन था या फिर वहाँ का ऑनर कौन था, राजा था। यूरोप में राजाएं थे बहुत सारे। तो उन राजाओं ने अपनी प्रजा पर ध्यान देना कम कर दिया और प्रजा फिर धीरे धीरे करके राजा से रुष्ट होने लगी या फिर नाराज होना शुरू हो गई, और राजा के खिलाफ भी उन्होंने बगावत करना शुरू हो गया कर दिया। क्यों कर दिया? कि यूरोप में लोग बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, इन सब चीज़ों से दुखी थे। ठीक है, समझ में आ गया? फिर एक ऐसा टाइम आता है जिसको बोलते हैं हम औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या होता है? औद्योगिकरण में क्या होता है 1850 के बाद, कि इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। औद्योगिकरण जब बिल्कुल चरणों पर, औद्योगिकरण का मतलब होता है कि हाथ से बनी हुई चीज़ों हाथ से चीज़ों को ना बनाना और मशीनों का यूज़ करना। समझ आ गया? बड़े बड़े उद्योग धंधे खोलना। क्रांति का नाम क्यों दिया? क्रांति का नाम इसलिए दिया कि इस औद्योगिक क्रांति ने पूरे के पूरे यूरोप में परिवर्तन ला दिया। अब जो लोग पहले, जो लोग कारखाने जो हुआ करते थे पहले हाथ से चला करते थे, अब वहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारी मशीनें आ गई, चाहे स्पिनिंग जेनी होगी, मशीन के नाम है, कताई, रुई काटने के लिए स्पिनिंग जेनी होगी। ठीक, भाप इंजन का आविष्कार होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, यूरोप में भी औद्योगिकरण आया और क्या हुआ, दो वर्ग बन गए। जिसके पास पैसा था, राजा के साथ थे, जो राजा के लोग थे, जो राजा के साथ संपर्क में, जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया राजा के साथ रह के, उन्होंने क्या करा, काम धंधे खोल लिए। अब काम धंधे खोल लिए और क्या, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी। तो इससे क्या हुआ, अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब हो गया। ठीक है, मतलब कि जो लोग राजा के साथ थे, या जिसको बोलते हैं कुलीन वर्ग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपर क्लास जिसको बोलते हैं, ये राजा के साथ थे या फिर जिनके पास पैसा था। अब उन्होंने औद्योगिकरण का लाभ उठा के मशीनें खरीद ली और मशीनों से क्या करा, उन्होंने उन्होंने चीज़ें बनाई और चीज़ें क्या होती थी, सस्ती हुआ करती थी। अब इन मशीनों को चलाने के लिए लोग चाहिए थे, तो ये लोगों का शोषण किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब कि उनसे बोला करते थे कि देखो, इस मशीन को चलाने के लिए आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, चाहे, तो मजबूरन लोगों को काम करना पड़ता था बुरी हालातों में। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे, ठीक है? तो लोग इस व्यवस्था को एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, इसको बोलते हैं हम पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या है? पूंजीवाद का मतलब क्या है? संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर किसका नियंत्रण आ गया? निजी लोगों का। जैसे भारत में क्या है, भारत में पूंजीवाद भी और समाजवाद भी, दोनों का मिश्रण है। अगर हम देखें अमेरिका में क्या है, देखो, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। पूंजीवाद का मतलब होता है कि क्या उत्पादन करना है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है, ये कौन डिसाइड करता है? इंसान तय करता है। मतलब कि इंसान जो है अपनी ज़मीन का खुद मालिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कह सकते हैं हम इस चीज़ को। और वहीं अगर हम बात करें समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, सरकार मालिक होती है। सरकार तय करती है क्या बनेगा, किस देश में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अब जैसे कि भारत में क्या है, या अमेरिका में देख लीजिए आप। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। इधर क्या है कि लोगों के पास अपनी निजी भूमि है। निजी भूमि समझ पा रहे हैं? निजी भूमि का मतलब ये है कि लोगों के पास अपनी घर है, कंपनी है, सरकार का उन पर कोई हक नहीं है। लोग चाहे कितना भी प्रॉफिट कमाए, उसको सर मतलब नहीं है ना, कितनी ही कंपनी खोले, क्योंकि वो खोल सकते हैं, उनके पास नियंत्रण है, लोगों के पास अपना नियंत्रण है, अधिकार मिल रखे हैं। लेकिन समझने आ गया आपको? लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, इसी व्यवस्था में जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर होते जाते हैं। मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था में जिन जिन लोगों के पास पैसा था, उन्होंने उद्योग धंधे खोले और वो औरतें को, और जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए। तो इससे क्या हुआ, जो अमीर लोग थे वो बहुत कम मात्रा में थे,
और गरीब लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो कम लोगों ने ज़्यादा मात्रा में वाले लोगों का शोषण किया। क्यों? देखो, मशीनें काम धंधे कौन खोलेगा? अमीर लोग, इनकी कम संख्या है। और काम करने वालों की संख्या, जो गरीब लोग हैं जिनके पास काम वाम धंधे नहीं है, वो ज़्यादा बड़ी संख्या में। तो ये लोग किसके पास जाएंगे काम धंधे मांगने के लिए? ये जाएंगे अमीर लोगों के पास। और अमीर लोग क्या चाहेंगे? इनसे मनचाहा काम कराएंगे, चाहे कितने घंटे, और इनको बुरी हालत में रखेंगे। और इनकी स्थिति जो थी, जो उनकी सिचुएशन थी, बहुत ही खराब थी। यूरोप में ये चल रहा था। फिर इससे परेशान होकर लोगों ने समाजवाद की ओर बढ़े। समाजवाद क्या होता है उसको समझेंगे आगे जाके। इसको बोलते हैं सोशलिज्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको समझ, याद रखने योग्य वाली ये एक आपका बेस था, जिससे क्या हो, आपको दिक्कतें ना हो समझने के अंदर। ठीक है, एक स्टोरी टाइप थी जिसको हमने समझने में दिक्कत आई, जिससे आपको आगे जाके दिक्कतें ना हो। समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आपके लिए थोड़ी सी सूचना है, यदि आप चाहते हैं इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बता देते हैं आपको। सामने आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, वो भी देख लेते हैं। सामने आपको स्क्रीन स्क्रीन पर आप दिख रहा होगा आपको पीडीएफ प्लस में नोट्स प्लस में बुक्स। जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, नोट्स दे दिए जाते हैं, और बुक्स दे दी जाती है। मतलब कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, मतलब कि व्यापक तैयारी। हमारे द्वारा दिए गए पीडीएफ प्लस नोट्स प्लस में बुक्स जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसको पढ़ने के बाद, उसको रिविज़न करने के बाद, आपको किसी भी इस तरीके के बाहर से मटेरियल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, माइंड मैप कहने का मतलब ये है कि रिवीजन के लिए हम माइंड मैप कराते हैं, जिससे क्या हो, रिवीजन करने में आपको दिक्कतें ना हो। एक बार इंसान पढ़ तो लेता, लेकिन इसको रिवीजन ना हो तो वो चीज़ें सही नहीं होती। रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे के सारे जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो रिकॉर्डेड होने वाले हैं, जिससे क्या हो, आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और सारे के सारे लेक्चर्स कभी कभार जो होते हैं, कभी कभार हम लाइव भी आते हैं, जिससे क्या हो, आपका डाउट सेशन भी सॉल्व कर पाएँ। पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत मार्गदर्शन मेरा आपको मिलेगा ग्रुप से जुड़ने के बाद, कोर्स परचेज करने के बाद। और वन टाइम पेमेंट, जो आपको पेमेंट करनी है कोर्स से जुड़ने के लिए, वो आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, ओनली वन टाइम पेमेंट। अब वन टाइम पेमेंट कितनी करनी है, सामने देख कैसे करनी है वो देख लेते हैं। सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, क्यूआर कोड के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हो, और नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं आप। 9278032677, ये मेरा नंबर है। इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको पेमेंट करनी है मात्र 21 रुपये की, ओनली 21 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। और 21 रुपये में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको पीडीएफ प्लस में नोट्स प्लस में बुक्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, माइंड मैप, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पर्सनल गाइडेंस, और वन टाइम पेमेंट। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं इसका, और कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंसिस है मुझे टीचिंग लाइन का। और एक छोटी सी बात और है जो आपके एंड में, कि 5% जाता है आपकी फ़ीस का एनिमल वेलफेयर के लिए। जो भी आप पेमेंट करते हैं, जो भी फ़ी पेमेंट करते हैं, उसका 5% हम देते हैं एनिमल वेलफेयर के लिए। एनिमल वेलफेयर मतलब कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जानवरों के पुनरुत्थान के लिए या उनके लिए बहुत काम करती है। जो बहुत जानवर छोड़ दिए जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है, तो बहुत सारे लोग, व्यक्ति और बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो इन संस्थाओं को चला रही हैं, जो जानवरों के लिए करती है। तो तो उन्हीं संस्थाओं को आपका 5% जाता है एनिमल वेलफेयर के फंड के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।